नमस्कार आप सभी को। मैं हूं आपकी हिंदी अध्यापिका संगीता कक्कड़, भवन विद्यालय चंडीगढ़ से। आशा करती हूं आप सब अच्छे होंगे। आज फिर से मैं उपस्थित हूं आपको एक नया पाठ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ेंगे श्री केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा लिखित प्रकृति का सुंदर वर्णन करती एक कविता, आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का पाठ नंबर 14। नाम है चंद्रगहना से लौटती बेर। आइए अब कवि के बारे में कुछ जान लेते हैं। केदारनाथ जी का परिचय आपके लिए कोई नया नहीं है, आप उनकी लिखी कविताएं पहले भी पढ़ चुके हैं। बचपन में ग्रामीण परिवेश में रहने के कारण केदार जी के मन में सबके साथ मिलजुल कर रहने के संस्कार पड़े थे और प्रकृति के प्रति अनन्य प्रेम व लगाव भी उत्पन्न हुआ था। उनके पिताजी से केदारनाथ जी को काव्य सृजन की प्रेरणा मिली थी। बचपन में घर परिवार से मिले संस्कारों ने उन्हें गरीब और पीड़ित वर्ग के लोगों के संघर्षपूर्ण जीवन से वाकिफ होने का अवसर दिया था। फिर कालांतर में इन्होंने वकालत की और मार्क्सवाद से भी प्रभावित हुए, जिसके परिणाम स्वरूप उनमें प्रगतिशील विचारधारा उत्पन्न हुई और वे इस वर्ग के उद्धार के उपाय सोचने लगे। ये उनके जीवन का आत्ममंथन का दौर था, जिसने आगे चलकर उन्हें एक समर्पित वकील व अनूठे कवि बनने में योगदान दिया। केदारनाथ अग्रवाल जी प्रगतिवाद धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। जन सामान्य का संघर्ष और प्रकृति सौंदर्य उनकी कविताओं का मुख्य प्रतिपाद्य रहा है। उनकी रचनाओं में प्रकृति का यथार्थवादी रूप ही व्यक्त हुआ है। संगीतात्मकता उनके काव्य की एक और विशेषता है। केदार जी कविता की भाषा को लोक भाषा के निकट लाते हैं और ग्रामीण जीवन से जुड़े बिंबों को आत्मीयता के साथ प्रस्तुत करते हैं। कविता के अलावा गद्य लेखन में भी इन्होंने रुचि दर्शाई थी, मगर काव्य सर्जक के रूप में ही वे सुख्यात हुए। इनकी प्रकाशित 2.5 दर्जन कृतियों में 23 कविता संग्रह, 1 अनुदित कविताओं का संकलन, 3 निबंध संग्रह, 1 उपन्यास, 1 यात्रा वृतांत, 1 साक्षात्कार संकलन और 1 पत्र संकलन भी शामिल है। इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें और कहे केदार खरी खरी। इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आइए अब बढ़ते हैं कविता की ओर। प्रस्तुत कविता में कवि का प्रकृति के प्रति गहरा अनुराग व्यक्त हुआ है और उन्होंने इस कविता में गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही मनोहर वर्णन किया है। फिर चाहे वह हरे भरे खेत हों या बगीचे या फिर नदी का किनारा, सभी कवि की इस रचना में जीवित हो उठे हैं कि उन्हें फिर से इस प्राकृतिक सौंदर्य से भरे गांव को छोड़कर नगर में जाना पड़ेगा, जहां रहने वाले लोग स्वार्थी एवं पैसे के लालची हैं। परंतु प्रकृति का ये सौंदर्य उन्हें शहरी विकास की तीव्र गति के बीच भी अपनी संवेदना को सुरक्षित रखने को प्रेरित करता है। तो आइए अब कविता पढ़ना आरंभ करते हैं। चंद्रगहना से लौटती बेर। देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। एक बीते के बराबर ये हरा ठिगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की है लचीली। नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है, जो छुए ये दूं हृदय का दान उसको।
और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी। हाथ पीले कर लिए हैं, ब्याह मंडप में पधारी। फाग गाता मास फागुन, आ गया है आज जैसे। देखता हूं मैं, स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही इसमें लहरियां। नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियां। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा, आंख को है चकमकाता। हैं कई पत्थर किनारे, पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है। चट दबाकर चोंच में नीचे गले को डालता है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया, श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन, टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। और यहीं से भूमि ऊंची है जहां से रेल की पटरी गई है। ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियां दूर दिशाओं तक फैली हैं। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सुग्गे का स्वर, टें 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 टें। सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता, उठता गिरता सारस का स्वर, टिरटों टिरटों। मन होता है उड़ जाऊं मैं, पर फैलाए सारस के संग। जहां जुगुल जोड़ी रहती है, हरे खेत में सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं, चुप्पे चुप्पे। आशा है आपको कविता सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा और आप इसका अर्थ भी ग्रहण कर पाए होंगे, क्योंकि कवि ने अत्यंत सरल भाषा का प्रयोग इस कविता में किया है। बच्चों, इस कविता तथा ग्राम श्री कविता, जो कि इस पाठ से पहले वाला पाठ है, दोनों में समानता है। दोनों में ही कवियों ने प्रकृति का मनमोहक रूप प्रस्तुत किया है और प्रकृति के घटकों का मानवीकरण किया है। अब हम एक बार फिर से इस कविता को पढ़ेंगे और इसके अर्थ पर भी विचार करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चंद्र गहना से लौटती बेर, देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। एक बीते के बराबर ये हरा ठिगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। तो बताइए बच्चों, इन पंक्तियों का अर्थ बताइए। जैसा कि हमने पहले भी जाना कि कवि केदारनाथ अग्रवाल जी जब चंद्र गहना नामक गांव से वापस आ रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक खेत दिखाई देता है। उनकी ट्रेन को आने में अभी बहुत वक्त था, इसी कारण वे खेतों की प्राकृतिक सुंदरता को निहारने के लिए एक खेत की मेड़ पर बैठ जाते हैं। बच्चों, मेड़ दो खेतों के बीच में मिट्टी को थोड़ा ऊंचा करके एक ढाल सी बनी होती है, जिससे एक खेत को दूसरे से अलग किया जाता है, अर्थात बांटा गया होता है। तो कवि उस पर बैठ जाते हैं और खेतों में उगी हुई फसलों तथा पेड़ पौधों को देखने लगते हैं। वे कहते हैं, देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। कि मैंने चंद्र गहना नामक गांव देख लिया है, अब मैं इस खेत की मेड़ पर अकेला बैठकर खेत का प्राकृतिक दृश्य देख रहा हूँ। आगे कवि चने के पौधे का बड़ा ही सजीला मानवीकरण करते हुए कहते हैं,
एक बीते के बराबर ये हरा ठिगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। कि एक बीते की लंबाई वाला ये हरा चने का पौधा, एक बीता यानी एक पंजे के बराबर की लंबाई, अंगूठे से लेकर हाथ की छोटी उंगली तक की जो दूरी है उस लंबाई को एक बीता कहा जाता है। तो ये हरा चने का पौधा खेतों के बीच अपने सिर के ऊपर गुलाबी रंग की पगड़ी बांधकर ऐसे लहलहा रहा है मानो कोई दूल्हा पगड़ी पहनकर सज धज कर शादी के लिए तैयार हो रहा हो। अर्थात चने के पौधों में जो गुलाबी रंग के फूल खिले हुए हैं वे उस पौधे की पगड़ी के समान लग रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नीले फूले फूल को सर पर चढ़ाकर कह रही जो छुए ये दूं हृदय का दान उसको। इसका अर्थ भी मैं समझती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार फिर से इसे देखते हैं। कवि ने इन पंक्तियों में अलसी के पौधों का मानवीकरण किया है और यह वर्णन मन को भाने वाला है। बच्चों, शायद आप में से कुछ बच्चे जानते होंगे कि अलसी का पौधा कहीं भी उगाता है, उसे अलग से बोना नहीं पड़ता। इसीलिए कवि ने इसे हठीली कहा है। पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की है लचीली। साथ ही अलसी का पौधा बहुत ही पतला होता है, थोड़े से हवा के झोंके से भी हिलने लगता है और झुक जाता है, परंतु झट से फिर खड़ा हो जाता है। इस कारण भी कवि ने अलसी को हठीली और देह की पतली व कमर की लचीली कहा है। फिर कवि कहते हैं, नील फूले फूल को सर पर चढ़ाकर कह रही जो छुए ये दूं हृदय का दान उसको। कवि ने यहाँ चने के पौधों के पास में ही उगी हुई इस अलसी को नायिका के रूप में दिखाया है। अलसी के पौधे पर नीले रंग के फूल खिलते हैं। कवि के अनुसार इन पौधों में नीले रंग के फूल ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो नायिका अपने हाथों में फूल पकड़कर अपने प्रेम का इजहार कर रही है कि जो उसके इस प्रेम निवेदन को स्वीकार करेगा उसी पर वह अपना प्रेम लुटा देगी। अगला काव्यांश देखिए। और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे। इन पंक्तियों में कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य को ब्याह के मंडप के रूप में चित्रित किया है, जो कि बड़ा ही मनोहर है। वे कहते हैं, और सरसों की न पूछो। जहाँ खेतों में चने और अलसी के पौधे अपने सौंदर्य का प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं पर इन सब के बीच सरसों के बारे में तो पूछो ही मत, उसकी तो बात ही निराली है। हो गई सबसे सयानी, अर्थात सरसों के पौधे पूरी तरह उग चुके हैं, बड़े हो गए हैं और हाथ पीले कर लिए हैं। यहाँ पर मुहावरे का प्रयोग करके कवि कहते हैं कि सरसों ने हाथ पीले कर लिए हैं, यानी उनमें पीले रंग के फूल भी लग चुके हैं। वह पूरी तरह से बड़ी हो चुकी है, अर्थात कन्या शादी के लायक हो चुकी है। इसीलिए उसे सजा धजा कर, हाथों में हल्दी लगाकर, अर्थात हाथ पीले करके इस खेत रूपी ब्याह मंडप में लाया गया है। और इसी कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे फागुन का महीना स्वयं फाग अर्थात होली का गीत गाता हुआ आ गया है। देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं?
कवि ने गांव की प्राकृतिक सुंदरता एवं नगर की तुलना की है। उनके अनुसार शहर में रह रहे लोगों के पास ना ही इतना वक्त होता है कि वे प्राकृतिक सौंदर्य का लाभ उठा पाएं और ना ही शहर में ऐसी कोई जगह होती है, क्योंकि निरंतर होते निर्माण के कारण हर जगह सिर्फ कंक्रीट की इमारतें ही दिखाई देती हैं। इसलिए उनके मन के अंदर जो प्रेम भाव होता है उसे बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता और वे लोग स्वार्थी हो जाते हैं। तो कवि कहते हैं, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। यहाँ पर गांव में चारों तरफ प्राकृतिक सौंदर्य भरा पड़ा है और इस सुनसान स्थान में, इस विजन में, यानी इस सुनसान स्थान में खेतों के मध्य मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कोई स्वयंवर चल रहा हो, अर्थात उत्सव का माहौल है। जबकि दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है और ऐसा दृश्य देखकर कवि के अंदर ये भावना जागती है कि दूर व्यापारिक नगर की तुलना में यहाँ प्रेम की भूमि अधिक उपजाऊ है, अर्थात नगर के लोगों में प्रेम भाव की कमी है। बढ़ते हैं अगले काव्यांश की ओर। और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही इसमें लहरियां, नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वो भी लहरियां। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा, आंख को है चकमकाता, हैं कई पत्थर किनारे, पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। आगे कवि ने खेत के किनारे तालाब एवं उसमें पड़ने वाली सूर्य की रोशनी का बड़ा ही स्वाभाविक वर्णन किया है। वे मेड़ पर जहाँ बैठे हुए हैं, उनके पांव की दूसरी ओर एक तालाब है जिसका जल हवा के साथ लहराने लगता है और उसके तले में उगी हुई भूरे रंग की घास भी इस तरह हिलने लगती है मानो आकाश में पतंग उड़ रही हो। और जब तालाब के जल में सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उसका प्रतिबिंब जल पर एक चांदी के खंबे की तरह दिखाई दे रहा है, जो कि कवि की आंखों में चकमका रहा है और जिसकी वजह से लेखक को उसकी ओर देखने में मुश्किल हो रही है। और दूसरी तरफ तालाब के किनारे कई पत्थर पड़े हुए हैं और जब जब तालाब में लहरें उठती हैं तब तब तालाब का जल जाकर पत्थरों से टकराता है, जैसे पत्थर पानी पीकर अपनी प्यास बुझा रहे हों। कवि कहते हैं कि वे कब से तालाब के किनारे रहकर पानी पी रहे हैं। कौन? पत्थर। परंतु अभी तक उनकी प्यास नहीं बुझी और पता नहीं कब उनकी प्यास बुझेगी। इस तरह कवि ने अपनी इन पंक्तियों में प्रकृति का बड़ा ही सुंदर मानवीकरण किया है। अगली पंक्तियां हैं। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले को डालता है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया, श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन, टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। आगे इन पंक्तियों में कवि ने लिखा है कि इस तालाब के किनारे जल में कुछ बगुले जल में पैर डुबाए खड़े खड़े ध्यान मग्न हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें कोई मछली जल के अंदर गति करते हुए महसूस होती है तो वे तुरंत अपनी निद्रा को त्याग कर तेजी के साथ अपनी चोंच से उस मछली को पकड़कर अपने गले के अंदर डाल लेते हैं। वहीं दूसरी ओर एक काले रंग के सर वाली चिड़िया उड़ते हुए चक्कर लगाकर
तालाब के जल पर नजर रख रही है और जैसे ही उसे जल के अंदर कोई मछली नजर आती है, वह बिजली की तेजी से जल को चीरती हुई उस मछली पर टूट पड़ती है और उस चतुर मछली को अपनी पीली चोंच में दबाकर दूर आकाश में उड़ जाती है। चलो बच्चों, चलते हैं अगली पंक्तियों की ओर। और यहीं से भूमि ऊंची है जहां से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। कवि जहाँ बैठे हुए गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठा रहे हैं, वहीं से कुछ दूर जाकर भूमि ऊंची हो गई है, जिसके पार देखा नहीं जा सकता, और उस ऊंची उठी भूमि के दूसरे तरफ रेल की पटरी बिछी हुई है और वहीं पर रेलवे स्टेशन है, जहां से उन्हें वापस जाने के लिए ट्रेन पकड़नी है। फिर कवि ख्याल करते हैं कि अभी ट्रेन का समय नहीं हुआ है, इसलिए तब तक वे पूरी तरह से स्वतंत्र हैं और बैठकर प्राकृतिक सौंदर्य का मजा ले सकते हैं, क्योंकि नगर में उन्हें ऐसा सौंदर्य देखने का मौका नहीं मिलता। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियां दूर दिशाओं तक फैली हैं। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। अब कवि की नजर खेतों से उठकर दूर की तरफ जाती है, तो वहां पर उन्हें चित्रकूट की दूर दूर तक फैली कम ऊंचाई वाली पहाड़ियां नजर आती हैं। ये क्षेत्र उन्हें उपजाऊ भी नजर नहीं आ रहा, इसलिए इन पहाड़ियों पर उन्हें केवल रीवा नामक कांटेदार वृक्ष ही दिखाई पड़ रहे हैं। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सुग्गे का स्वर, टें 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 टें। सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता उठता गिरता सारस का स्वर, टिरटों टिरटों। मन होता है उड़ जाऊं मैं, पर फैलाए सारस के संग, जहां जुगल जोड़ी रहती है हरे खेत में, सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे। इन अंतिम पंक्तियों में कवि ने वनस्थली में गूंजती सुग्गे यानी तोते और सारसों की आवाज का मन मोह लेने वाला चित्रण किया है। कवि को इस शांत वातावरण को चीरती तोते की टें टें की ध्वनि सुनाई देती है और कभी सारस की ध्वनि सुनाई पड़ती है, जो कभी घटती है तो कभी बढ़ती है। सारस के जोड़े के आपसी प्रेम का संगीत सुनकर कवि ये कल्पना करता है कि वह भी अपने पंख फैलाए सारस के साथ उड़कर हरे खेतों के बीच चला जाए, जहां सारस के जोड़े रहते हैं, और उनके सच्चे प्रेम की कहानी छिपकर चुपके चुपके सुने, ताकि उसके वहां होने से पक्षियों को कोई तकलीफ न हो। बच्चों, आशा है आपने इस कविता को पढ़ने में इसकी मधुरता का पूरा आनंद लिया होगा। कविता की भाषा, जैसा कि मैंने पहले कहा, अत्यंत सरल और सुगम्य है कि पढ़ते ही समझ में आ जाती है। कवि ने प्रकृति का अत्यंत मनमोहक रूप प्रस्तुत किया है तथा प्रकृति का मानवीकरण करके इसे और भी सुंदर बनाया है। आइए अब कुछ प्रश्नों को हल कर लेते हैं। सबसे पहले बताइए, प्रस्तुत कविता में कवि ने किन स्थानों पर प्रकृति का मानवीकरण किया है? आपने कविता से वह पंक्तियां चुनकर बताना है। बताइए। प्रस्तुत कविता में कवि ने निम्नलिखित स्थानों पर प्रकृति का मानवीकरण किया है। सबसे पहले, ये हरा ठिगना चना बांधे मुरैठा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। ये कहा है उन्होंने चने के पौधे के बारे में, उसका मानवीकरण करते हुए। फिर
देह की पतली कमर की लचीली, नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए ये दूं हृदय का दान उसको। कवि ने ये कहा है अलसी के पौधे के बारे में। फिर सरसों के बारे में क्या कहा है उन्होंने? और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। अगला उदाहरण है फाग गाता मास फागुन, आ गया है आज जैसे। यहाँ पर उन्होंने फागुन का मानवीकरण किया है। फिर हैं कई पत्थर किनारे, पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। इन पंक्तियों में कवि ने पत्थरों का मानवीकरण किया है। अच्छा बच्चों, कवि ने मानवीकरण के साथ साथ अनेक मुहावरों का प्रयोग भी अपनी भाषा को सुंदरता प्रदान करने के लिए किया है। कविता में से कुछ मुहावरे ढूंढिए और उनका अर्थ बताकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। चलिए बताइए कौन से मुहावरे हैं इस कविता में। उदाहरण के लिए मुहावरा है बीता भर। बीता भर यानी छोटा सा। वाक्य बनाइए। बीता भर की दिखने वाली ये लड़की और बातें तो देखो इतनी बड़ी बड़ी करती है ना? इस तरह से हम इसे प्रयोग कर सकते हैं। अगला मुहावरा सिर चढ़ाना। अर्थ बताइए। सिर चढ़ाना यानी बढ़ावा देना। और वाक्य बच्चों को इस तरह लाड़ प्यार देकर सिर पर चढ़ाना अच्छी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एक और मुहावरा है हृदय का दान देना। अर्थ क्या हुआ इसका? समर्पित होना। और वाक्य प्रयोग कीजिए। कृष्ण और राधा एक दूसरे को हृदय का दान दे चुके थे। फिर एक मुहावरा है हाथ पीले करना। इसका अर्थ तो सबको पता होगा। इसका अर्थ है विवाह होना। वाक्य प्रयोग कीजिए। बेटी के माता पिता की यही इच्छा होती है कि वे उचित समय पर अपनी बेटी के हाथ पीले कर दें। बच्चों, एक और मुहावरा जो कवि ने प्रयोग किया है वह है गले में डालना। गले में डालना यानी जल्दी से खाना। मालिक को आता देख मजदूरों ने रोटियां गले में डाल ली, यानी जल्दी से खा ली। फिर मुहावरा है हृदय चीरना, यानी दिल को दुख पहुंचाना। पति की मृत्यु का समाचार पत्नी के हृदय को चीर कर रख देता है। तो बच्चों, आशा है आपको कविता बहुत अच्छी लगी होगी। आप भी अपने आसपास के प्राकृतिक वातावरण को निहारिए और उस पर कुछ पंक्तियां लिखने की कोशिश कीजिए। मुझे विश्वास है कि आप ये कार्य अवश्य कर पाएंगे। तो यहीं पर हमारा पाठ संपूर्ण होता है। आप सबको मेरा धन्यवाद और नमस्कार।